गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से बनाई ब्रिटिशर्स ने और हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की। इन द अर्लीस्ट चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्ट राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइब्स। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने अफेक्ट किया राजाज को, नवाब्स को, पीजेंट्स को और ट्राइब्स को। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लिविंग ऑफ स्टूडेंट। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट है उनकी लाइफ को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव डाला। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटरी कॉन्क्वेंस एंड कंट्रोल आवर रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया के अंदर आना, यहाँ पर टेरिटरी गेन करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं था। दे आल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन। उनको लग रहा था कि वो एक कल्चरल मिशन के ऊपर आए हुए हैं। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव। उस मिशन के अंदर उनको क्या करना है, नेटिव्स को, जो यहाँ की देसी जनता थी, उसको सिविलाइज करना था, सभ्य बनाना था। चेंजिंग देयर कस्टम एंड वैल्यू, और इनकी कस्टम और वैल्यू को चेंज करना था। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, किस तरह के चेंजेस वो लाना चाहते थे। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, civilized and made into what the British believed were good subject। किस तरह से इंडियन को सिविलाइज करना था, किस तरह से एजुकेटेड करना था और उस तरह का बनाना था जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गुड सब्जेक्ट होता है। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटिशर्स को भी इनके सिंपल आंसर नहीं मिल रहे थे। दे कंटिन्यूसली टू डिबेटेड फॉर मैनी डेकेड्स। बहुत सारे दशकों तक वो इसके ऊपर विचार करते रहे, इसके अंदर सवाल जवाब करते रहे। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, की जो ब्रिटिशर्स हैं वो शिक्षा को किस नज़र से देखते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। आओ हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा और क्या किया। एंड हाउ सम ऑफ द आइडिया ऑफ एजुकेशन दैट नाउ टेक फॉर ग्रांटेड evolved in the last 200 years। कि हम जो आज के दिन हमारे एजुकेशन के अंदर जो आइडियाज़ देख रहे हैं वो किस तरह से लास्ट 2200 ईयर्स थे, उसमें किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी, इस इंक्वायरी के प्रोसेस के अंदर वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्ट द ब्रिटिश आइडिया, कि इंडियंस ने किस तरह से रिएक्ट किया ब्रिटिश आइडिया के ऊपर। एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यू अबाउट हाउ इंडियन वर टू बी एजुकेटेड, और उन्होंने किस तरह से अपना एक नया व्यू डेवलप किया कि किस तरह से इंडियन को पढ़ना चाहिए, किस तरह से उनको एजुकेटेड होना चाहिए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, जो परंपरा थी प्राच्यवाद मतलब जो ईस्टर्न की स्टडी होती है उसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं। ठीक है, प्राच्य मतलब पूर्व की तरफ जो स्टडी की जाती है, क्योंकि हम पूर्व के देश हैं तो यहाँ की जो स्टडी है उसको ओरिएंटलिज्म बोला जाता था। इन 1783 के अंदर अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। विलियम जोन्स नाम का आदमी कलकत्ता के अंदर आया। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। उनकी अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंपनी ने सेटअप किया था। इन एडिशन टू बी बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, एक एक्सपर्ट ऑफ लॉ होने के साथ साथ जोन्स वाज लिंग्विस्टिक। वो जो जोन्स थे वो लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट का मतलब जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन इन ऑक्सफोर्ड। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रीक और लैटिन को पढ़ा था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, और वो जानते थे फ्रेंच और इंग्लिश को। एंड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड से उन्होंने अरेबिक भी सीखी हुई थी। एंड आल्सो लर्न पर्सिया, और उन्होंने पर्सिया भी सीखी हुई थी। एट कलकत्ता के अंदर ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित हु टॉट हिम द सबटेलेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। उन्होंने काफ़ी टाइम वो बिताने लगे एक अपने कलकत्ता में। जब वो आए तो जो पंडित था उसके पास रोजाना बहुत सारे घंटे बैठ के वो संस्कृत करने लगे। संस्कृत की जो बारीकियां होती हैं उसके अंदर उसको टोट करने लगे, उसको पढ़ने लगे, ग्रामर को पढ़ने लगे, और क्या पढ़ने लगे, संस्कृत की जो पोइट्री होती है उसको समझने लगे। सून ही वाज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स ऑन लॉ, philosophy, religion, politics, morality
एरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज। उसके जल्दी ही वो क्या करने लगे, जो एंशियंट हमारे इंडियन टैक्सेज हैं, जो बहुत तरह की हम देखते हैं रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मोरलिटी के अंदर, जो मैथ होता है उसके ऊपर और साइंसेस के ऊपर, उनको भी स्टडी करने लगे। जॉन डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिव्ड इन कलकत्ता एट दैट टाइम। जॉन ने ये पाया कि जो कलकत्ता में बहुत सारे अंग्रेज अफसर हैं, वो भी उनके जैसा ही इंटरेस्ट रखते हैं, उनके जैसी ही उनकी भी इच्छा है। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलबर्ग, जो हेनरी थॉमस कॉलबर्ग थे और जो नेथनियल हॉलहेड थे, वर आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। वो भी बिजी रहते थे इंडियन, जो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज थी उसको डिस्कवर करने में। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज, और इंडिया की लैंग्वेजेज को वो क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, मास्टरिंग कर रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश, और जो संस्कृत और पर्शिया के वर्क थे उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। टुगेदर विद देम, इसके साथ साथ उन सबके साथ जॉन सेटअप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सेटअप किया। एंड स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च, और उन्होंने एक जर्नल काम स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। एशिया के लिए जो रिसर्च की जाती है, जो एशिया की चीज़ों की रिसर्च की जाती है, उसको एशियाटिक रिसर्च बोला जाता था। जॉन्स और कॉलबर्ग जो थे, कम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन, उनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था इंडियंस के प्रति। ही शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी एंशिएंट कल्चर के लिए, वो इंडिया का हो या वेस्ट का हो। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट। उन्होंने पाया कि जो इंडिया का पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस था, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका डिक्लाइन हो रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट इज necessary to discover the scare and legal taxes that were produced in the ancient period। अगर हमें दोबारा उसको इंडिया को समझना है या रिगेन करना है इसको, तो हमें वो डिस्कवर करने होंगे जो स्केयर्ड लीगल टैक्सेस थे, जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे, लिखे गए थे एंशिएंट पीरियड के अंदर इंडियंस के द्वारा। फॉर ओनली दोज टैक्सेस कुड रिवील द रियल आइडिया, उन्हीं जो टैक्स थे उन्हीं के द्वारा ही जो रियल आइडिया और लॉ थे हिंदुइज्म के और इस्लामिज्म के, उसको रिवील किया जा सकता था। एंड ओनली a new study of these taxes could form the basis of the future development in India। और इसी तरह की जो स्टडी है वो आगे फ्यूचर प्रोवाइड करेगी जो इंडिया के अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना है उसका। सो जॉन्स एंड कोलबर्ग वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, इसलिए जो कोलबर्ग और जॉन्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, एंशिएंट टेक्स्ट को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग को समझने की कोशिश की। ट्रांसलेटिंग दैम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर लिया ताकि जो बाकी हैं वो भी उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। दिस project they believed would not only help the British learning from the Indian culture, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही हेल्प नहीं करेगा इंडिया के कल्चर को जानने के लिए, बट इट वुड आल्सो हेल्प इंडियंस डिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, लेकिन ये इंडियंस की भी हेल्प करेगा ताकि वो अपनी हेरिटेज को दोबारा से डिस्कवर कर सके एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट गैलरी ऑफ देयर पास्ट, और उनके जो पास्ट की गलोरी जो चमक थी वो खो गई थी उसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर, जो ब्रिटिशर्स है वो इस प्रोसेस में कैसे काम करेंगे, इंडियन कल्चर के गार्जियन और मास्टर के रूप में काम करेंगे। इन्फ्लुएंसिंग बाय सच आइडियाज, इसी तरह के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होके मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning। बहुत सारे ब्रिटिश के जो कंपनी थे उसके ऑफिशियल्स को लगा कि ब्रिटिशर्स को प्रमोट करना चाहिए इंडियन कल्चर को, ना कि वेस्टर्न जो वो समझा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उस कल्चर को। दे फेल्ट दैट
Institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text. उनको लगा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह से सेटअप करने चाहिए ताकि वो एंशियंट इंडियन टेक्सेज को एनकरेज कर सके, उनको अच्छे से समझा सके एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड पोएट्री। और यहाँ पर संस्कृत पर्शियन जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है और पोएट्री है, उसको पढ़ाया जा सके। द ऑफिशियल आल्सो टॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स ought टू बी taught what they were already familiar with. उनको लगा कि हिंदू और मुसलमानों को वही चीज पढ़ानी चाहिए जिससे वो पहले फेमिलियर हैं, एंड what they value and ट्रेजर्ड, और उसी को पढ़ाना चाहिए जिनकी उन्हें वैल्यू हो और जिसको वो एज ए ट्रेजर देखते हो। नोट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने चाहिए जिससे वो बिल्कुल एलियन है, जिससे वो बिल्कुल अजनबी है, जिसको वो जानते ही नहीं। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव। इसी प्रोसेस के दौरान के अंदर क्या कर सकते हैं, वो जो नेटिव है उनके हार्ट में एक प्लेस बना सकते हैं ब्रिटिशर। ओनली देन कुड द एलियन रूलर एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्ट बाय देयर सब्जेक्ट। और इसी यही एक रास्ता है जिसके द्वारा जो एलियन रूलर है, एलियन रूलर का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ आकर रूल कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। विद द ऑब्जेक्ट इन द व्यू ऑफ ए मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता। इसी जो व्यू था इसको आगे ले जाने के लिए एक मदरसा कलकत्ता के अंदर सेटअप किया गया 1781 के अंदर टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, जिसके अंदर अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाता था। एंड द हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन बनारस, और बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया इन 1791 के अंदर टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट that would be useful for the administration of the country। और जो संस्कृत के पुराने टेक्स्ट थे उनको पढ़ाया गया और एक यूजफुल बनाया गया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुलनेस की तरह इसको इस पर्पज से इसको क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। नोट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दीज व्यूज, लेकिन सभी ऑफिशियल्स की ये व्यू नहीं थी। मैनी were very strong in their critique of the Orientalism। बहुत सारे ऐसे भी थे जो ये पाश्चात्यवादी थे, उसके कटु आलोचक थे। ग्रेव एरर टू ऑफ द ईस्ट, वो कहते थे कि जो पूर्व की का जो लिटरेचर है इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalism vision of the learning। बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, अगर हम अर्ली 19th की बात करते हैं तभी से उन्होंने पूर्व की जो विजन था उसको नकारना स्टार्ट कर दिया था, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ द एरर। उनको लगा कि नॉलेज जो ईस्ट की है वो फुल ऑफ एरर है एंड अनसाइंटिफिकल, और जो अनसाइंटिफिक थॉट है उसकी ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो ना तो सीरियस है और वो लाइट हार्टेड बनाया गया है, उसमें किसी तरह की सीरियसनेस नहीं है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट टू एनकरेज द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसलिए उनको लगा, उनका ये आर्ग्यू था कि ये रॉन्ग है कि जो ब्रिटिशर है वो बहुत सारी एफर्ट इसके ऊपर अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को सिखाने के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। जेम्स मिल वाज वन ऑफ द दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिज्म। जेम्स मिल के बारे में बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जेम्स मिल कहाँ पढ़ा था, जब हम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वही जेम्स मिल है। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे ओरिएंटलिज्म के बारे में। द ब्रिटिश अफोर्ड, जो ब्रिटिश अफोर्ड कर रहे थे, ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर अफोर्ड कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे नहीं होना चाहिए कि नेटिव क्या चाहते हैं और वो किस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्लीज दैम, उनको खुशी प्रदान करना हमारा मोटिव नहीं है। एंड विन अ प्लेस ऑफ देयर हार्ट, और उनके हार्ट के अंदर हमें कोई प्लेस गेन नहीं करना। द एम ऑफ एजुकेशन ought टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, हमें उसी चीज़ को पढ़ाना चाहिए जो यूजफुल है और प्रैक्टिकल है। सो इंडियन should be made familiar with the scientific and technical advantage
दैट द वेस्ट हैड मेड, ताकि जो इंडियन है वो भी फैमिलियर हो सके जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हैं जो वेस्ट ने बनाए हैं उन चीज़ों से फैमिलियर हो सके, रेदर देन विद द पोइट्री एंड स्केयर्स लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, और उन्हें पोइट्री और जो स्केयर्स होते हैं वो लिटरेचर के उनको नहीं सीखना चाहिए। बाय द 1930s तक द अटैक वाज ऑन द ओरिएंटलिज्म बिकम शार्पर। पाश्चात्य जो पूर्व के लोगों के पूर्व का जो लिटरेचर है मतलब ओरिएंटलिज्म जो है उसके ऊपर जो अटैक हो रहा था वो और भी शार्प हो गया। वन ऑफ द मोस्ट outspoken and influence of the such critics of the time was Thomas बेबिलॉन्टन मैकाले। जो थॉमस बेलियंटन मैकाले थे वो उनके टाइम के सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले थे। ही सा इंडिया एज ए अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। वो इंडिया को एज ए अनसिविलाइज्ड कंट्री की तरह देख रहे थे जिसको सिविलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो ब्रांचेज ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर ऑफ वट इंग्लिश वाज प्रोड्यूस इंग्लैंड वाज प्रोड्यूस। वो कहते थे कि पूरा का पूरा जो वेस्ट ईस्टर्न लैंग्वेज है जो नॉलेज है वो कंपेयर नहीं कर सकती जो इंग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसको वो कुड डेने उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। डिक्लेयर मैकाले ने ये डिक्लेयर किया दैट कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, अगर हम एक अच्छी लाइब्रेरी की एक सेल्फ देखें, एक जो अलमीरा होती है वो देखें, एक उसका एक पोर्शन देखें, वाज वर्थ द वूल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। वो अरबिया और जो इंडिया है उसके पूरे के पूरे नेटिव लिटरेचर से ज़्यादा वर्थी है, ज़्यादा प्रेशियस है। He argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए जो ये वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक मनी को इस तरह की लैंग्वेज जो ओरिएंटल लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए। फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज, जिसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। विद ग्रेट एनर्जी, इस जो बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जी और पैशंस के साथ मैकाले एम्फेसाइज द नीड ऑफ टेक द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि जो इंडियन है उनको इंग्लिश लैंग्वेज टीच करनी चाहिए। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियन टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस। उन्होंने कहा कि इस तरह की जब ये इंग्लिश सीखेंगे इंडियंस तो ये एबल हो सकते हैं जो वर्ल्ड के फाइनेस्ट लिटरेचर हैं उनको पढ़ने में, जो वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे जो लिटरेचर बनाए गए हैं। इट वुड मेक दैम अवेयर द डेवलपमेंट ऑफ इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। वो इस एबल भी हो सकते हैं, वो अवेयर भी हो सकते हैं जो डेवलपमेंट वेस्टर्न साइंस के अंदर और फिलोसफी के अंदर हो रही है। टीचिंग द इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइज्ड पीपल। इस तरह से इंग्लिश सिखाना ही लोगों को एक तरीका था लोगों को सिविलाइज्ड करने का। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनके टेस्ट चेंज करने का। वैल्यू एंड कल्चर, और उनके वैल्यू और कल्चर को चेंज करने का। फॉलोइंग मैकालेज मिनट, मैकाले का जो ये वक्तव्य था उसको फॉलो करने के लिए द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन 1835 वाज इंट्रोड्यूस। 1835 का जो एजुकेशन बिल था, एक्ट था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर जो मीडियम है वो इंग्लिश को रखा गया। एंड टू स्टॉप द प्रमोटिंग ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज। और जो बनारस संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता का मदरसा था, इस तरह की जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट थे उनको बंद कर दिया गया, उनको सपोर्ट नहीं दिया गया। दिस इंस्टीट्यूट वर सीम एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। इन जो ये जो इंस्टीट्यूट थे इनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस की तरह देखा जाने लगा। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिक्ले, और वो अपने आप ही अपने पतन की तरफ जा रहे थे, इस तरह से देखा गया। इंग्लिश टेक्स्ट नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। अब स्कूल्स के लिए क्या किया जाने लगा, जो टेक्स्ट बुक है उनको इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, उनको छापा जाने लगा। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, हम इस तरह से जो एजुकेशन है उसमें देखते हैं कि उनका एक खुद का वो व्यवसाय के लिए भी इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। इन 1845 के अंदर
1854 के अंदर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, जो लंदन के अंदर होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सेंट एन एजुकेशन डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया, उसने एक डिस्पैच तैयार किया और इंडिया के अंदर भेजा गवर्नर जनरल के पास। इश्यूड बाय चार्ल्स वुड, जो किसने इशू किया था, चार्ल्स वुड ने इशू किया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल थे उनके प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने ही एक डिस्पैच भेजा था, इसीलिए उसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, वो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की आउटलाइन थी जो इंडिया के अंदर फॉलो की जानी थी। इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूरोपियन लर्निंग, इसके अंदर दिखाया गया कि किस तरह से जो प्रैक्टिकल बेनिफिट हैं एक सिस्टमेटिक यूरोपियन लर्निंग के एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, और ये ओरिएंटल नॉलेज को, जो नॉलेज थी उसको अपोज करता था। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक, जो वुड डिस्पैच के अंदर शो किए गए थे उसका एक प्रैक्टिकल यूज ये था जो वहाँ के इकोनॉमिक पर आधारित था। यूरोपियन लर्निंग, जो लोग यूरोपियन सीखेंगे इट सेट वुड enable Indian to encourage the advantage that follow from the expansion of trade and commerce, जो इंडियन, यहाँ के इंडियन इंग्लिश को सीखेंगे, ये आप वहाँ की चीज़ों को सीखेंगे, वो एक ट्रेड जो हो रहा था उसको भी अफेक्ट करेंगे एंड मेक देम टू सी इम्पोर्टेंस एंड टू डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, और वो एक रिसोर्स की तरह बनकर आएंगे कंट्री के लिए। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, और वो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ को सीखेंगे। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर, और यही चीज़ें उनके टेस्ट और डिजायर को चेंज कर देंगी। एंड क्रिएटेड डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड, और इस तरह से ब्रिटिश गुड्स की एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। फॉर इंडियन वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट वर प्रोड्यूसिंग इन यूरोप, और इस तरह से बनाए हुए, इस तरह से लिटरेट किए हुए जो इंडियन हैं वो अप्रिशिएट करेंगे और बाई करेंगे बहुत सारी चीज़ों को जो यूरोप में बनकर आई थी। ठीक है, तो एक तरह से उनका किस तरह कॉमर्शियल बेनिफिट था इस चीज़ के अंदर। यहाँ पर जो इंग्लिश को वो फैला रहे थे, यहाँ की जो लैंग्वेज को वो बदल रहे थे उसके अंदर। वुड्स डिस्पैच आल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। वुड डिस्पैच के अंदर ये भी दिखाया गया कि इंग्लिश को सिखाने से जो इंडियन है उसके मोरल कैरेक्टर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ये लोगों को ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगी। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, और हमें ऐसे सर्वेंट्स प्रोवाइड करेगी, सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड करेगी जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और डिपेंड रह सकते हैं। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर, उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है ईस्ट का वो सिर्फ फुल ऑफ एरर नहीं है, इट कुड आल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ये आदमी के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी भी नहीं इंस्टॉल करता। एंड कमिटमेंट ऑफ वर्क, और अपने काम को लेकर जो कमिटमेंट होती है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं करता। नोट कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये किसी भी तरीके से वो चीज़ें डेवलप नहीं करता जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होनी चाहिए। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, जब 1854 के जो डिस्पैच है उसको फॉलो किया जाता है, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, बहुत तरह के मेजर्समेंट जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, बहुत तरह के जो डिपार्टमेंट थे वो बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत तरह का एक्सटेंड किया गया जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर। स्टेप वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिससे द्वारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। इन 1857 के अंदर व्हेन द सिपाही रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, जब सिपाही यहाँ पर रिवोल्ट
रोज कर रहे थे। मेरठ और दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही थी। अटेम्प्ट वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसी तरह से कोशिश की जा रही थी, अटेम्प्ट किए जा रहे थे ताकि चेंज लाया जा सके जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कॉलेजेस बन रहे हैं, यहाँ पर एक मिशनरी स्कूल बनाया गया है। इसके आगे हम देखेंगे व्हाट हैपन टू द स्कूल, लोकल स्कूल। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू थी, लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो क्या चाह रहे थे, वो किस तरह से पहले टाइम में किस तरह से अपनी एजुकेशन को गेन कर रहे थे और आगे किस तरह से कंटिन्यू रखा या फिर किस तरह से उसमें चेंज हुए। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हैप्पी न्यू ईयर।